हेलो एवरीवन, इस अमेंडमेंट क्लास में हम करेंगे वो सारी अमेंडमेंट्स जो कि एप्लीकेबल हैं फॉर सीए फाइनल नवंबर 2022 एग्जाम्स। अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट है जो कि नवंबर 2022 एग्जाम से पहले एप्लीकेबल हो चुकी थी तो हम उस अमेंडमेंट को नहीं करेंगे इस अमेंडमेंट क्लास में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट थी जो कि एप्लीकेबल हो गई थी फॉर मई 2022 और प्रीवियस एग्जाम, तो ये अमेंडमेंट मैं पहले ही कवर करवा चुका हूं आपको, इसलिए मैं इसे कवर नहीं कराऊंगा इस अमेंडमेंट लेक्चर में। देखते हैं अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स। जो अमेंडमेंट्स हैं कंपनी लॉ में वो ओनली एक टॉपिक में है और वो टॉपिक है निधि का, जिसे हम सेक्शन 406 में पढ़ते हैं। सेक्शन 406 में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर इस सेक्शन 406 के तहत बने हुए जो रूल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं निधि रूल्स 2014। उन रूल्स में अमेंडमेंट्स हैं, कई सारी अमेंडमेंट्स हैं। सो एक तुम्हारा ये टॉपिक हो गया अमेंडमेंट्स का। फिर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलेंगी इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में 3 जगह हम अमेंडमेंट्स करेंगे। उसके अलावा एक अमेंडमेंट हम करेंगे आईबीसी की और एक अमेंडमेंट हम करेंगे फीमा की। सो बस हमारी अमेंडमेंट्स कितनी हो गई? आईबीसी की एक अमेंडमेंट, फीमा की एक अमेंडमेंट, सेबी एलओडीआर में हमें टोटल पढ़ने को मिलेंगी 3 अमेंडमेंट्स और एक अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 406 के तहत बने हुए रूल्स में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस पहली अमेंडमेंट से जो निधि रूल्स में है। अब सेक्शन 406 जो निधि का सेक्शन है इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं निधि रूल्स 2014, इनमें मेजर अमेंडमेंट्स हैं। अब निधि रूल्स 2014 में जो अमेंडमेंट्स हुए वो किन अमेंडमेंट रूल से हुई तो वो आपको जरूर याद होना चाहिए। वो आपको यहाँ आगे लिखा मिल जाएगा। निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 आए और आपको उनकी डेट भी याद रखनी होगी। वो इफेक्टिव हुए 19/4/2022 से। ये डेट जरूर याद रखेगा। ये कौन सी डेट है? ये डेट है जिस दिन इफेक्टिव हो गए निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। मैंने अमेंडमेंट वर्ड को शॉर्ट में लिख दिया ए और निधि के लिए ओनली लिख दिया एन। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप पूरे वर्ड्स लिखेंगे निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। वेल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन अमेंडमेंट रूल्स को लेकर, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 ने कई सारे रूल्स में अमेंडमेंट की, पर वो रूल्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसके भी आपको वजह बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 तो इसमें एक है रूल नंबर 3A। इस रूल 3A में मेजर अमेंडमेंट्स हुई, पर इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी रिलीज की उसमें रूल 3A को इंक्लूड ही नहीं किया, ना ही जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें इंक्लूडेड है ये रूल नंबर 3A। तो इससे मैं रूल 3A को नहीं पढ़ना। ऑल्दो मैंने रूल 3 आपको पहले पढ़ाया हुआ था, लेकिन अब अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में ये रूल 3A नहीं है। इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी रिलीज की उसमें भी ये रूल 3A नहीं है, तो मैं इस रूल 3A को नहीं पढ़ना। और जब रूल 3A नहीं पढ़ना तो इसके अमेंडमेंट को भी नहीं पढ़ना। इन्हीं निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 ने एक नया रूल भी इंसर्ट किया जिसका नंबर हुआ रूल 3B। ये भी इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड नहीं किया आरटीपी में, तो मैं इसे भी नहीं पढ़ना। तो मैंने सिंपली क्या चीज की, जो ऐसे रूल्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने नहीं कवर किए अपने स्टडी मटेरियल में और नहीं कवर किए आरटीपी में, मैंने उन रूल्स को नहीं पढ़ाना है आपको, और आपको भी उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी अब पढ़ना शुरू करते हैं। निधि रूल्स 2014, इसमें जो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3, इसमें रूल 3A दिया गया है। मैंने इसे कट किया हुआ है इसी एक वजह से, ऑल्दो इस रूल 3A में अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट्स किन रूल्स ने की हैं? ये रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 ने। पर हम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इन्हें एप्लीकेबल नहीं किया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक गो थ्रू में आपको करवाता हूं जो रूल्स हमें नहीं पढ़ने, ऑल्दो पहले मैंने उन्हें अपनी बुक में इंक्लूड किया हुआ था। रूल 3A आपको नहीं पढ़ना, आप इसे कट कर सकते हैं। एक और चीज, सपोज किसी को लगे सर मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूं तो उस रूल 3A को पढ़ लेता हूं, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जो रूल 3A आपको मेरी बुक में लिखा मिल रहा है ये अमेंडेड नहीं है और अमेंडमेंट्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया। रीजन मीन, जब इंस्टीट्यूट ही इस रूल 3A को इंक्लूड नहीं कर रहा तो मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाऊं, आप लोग अपनी इसमें मेहनत क्यों वेस्ट करें। चलिए जी, सो रूल 3A को हम कट कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 में रूल 23A है, आप इसे भी कट कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में रूल 23B है, आप इसे भी कट कर देंगे। इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इन्हें इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10A आपको दिखता है, एक नया रूल है रूल 5 का सब रूल नंबर 5, इसे हमने पढ़ना है, ये अमेंडमेंट से आया है। अभी वैसे मैं आपको ओनली वो मार्क करवा रहा हूं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। रूल नंबर 10 पॉइंट नंबर 15 में दिया हुआ है ब्रांचेस का, इसे भी हमने नहीं पढ़ना है, इसे कट कर देंगे। इसके बाद रूल नंबर 12 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिपॉजिट पॉइंट नंबर 17 है, इस रूल 12 को भी कट कर देंगे।
देन पॉइंट नंबर 25 में रूल नंबर 22 इसे कट कर देंगे, पॉइंट नंबर 26 में रूल नंबर 23 इसे कट कर देंगे। बस ये हमें वो रूल्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं जो अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 में आपको लिखा मिलता है रूल 4 इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स। इसमें पॉइंट नंबर ए है निधि शेल बी अ पब्लिक कंपनी। ये पॉइंट पहले भी था और अभी भी सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। इट शेल हैव अ मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख पहले हुआ करता था, इसे इंक्रीज करके कर दिया गया ₹10 लाख। सो ये तो याद करने की बात हुई, डबल हो गई जो आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की लिमिट है। नाउ अब एक चीज सोचते हैं, मान लेते हैं एक निधि कंपनी पहले ही बन चुकी थी, पहले बन चुकी थी मींस 19/4/2022 से पहले वो बन चुकी थी और इसकी जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो सपोज 5 लाख रुपीज थी या मे बी 6 लाख थी, कुछ भी अमाउंट थी बट लेस देन ₹10 लाख थी। 19/4/2022 को अमेंडमेंट आई और हमने कहा अब आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए हर निधि कंपनी के लिए ₹10 लाख। जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज हैं उन्हें कुछ समय तो मिलना चाहिए कि वो अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाकर 10 लाख कर पाए, तो उन्होंने समय दे दिया 18 मंथ्स का। ये भी अब आपको याद रखना है। सो दो चीजें आपकी याद रखने वाली हो गई, एक लिमिट आपको याद रखनी है, ₹10 लाख की लिमिट हो गई, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कम से कम होनी चाहिए, और दूसरी आपको 18 मंथ्स के एक टाइम लिमिट को याद रखना है। विद इन 18 मंथ्स आपको अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाकर 10 लाख कर लेना है। ये 18 मंथ्स की टाइम लिमिट किन के लिए है? उन एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज के लिए है जो एग्जिस्टेंस में थी बिफोर 19/4/2022। अब एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, 18 मंथ्स कहां से गिने जाएंगे? तो कहेंगे 18 मंथ्स गिने जाएंगे जब ये निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 इफेक्टिव हुए और वो डेट है 19/4/2022। तो इस दिन से अगले 18 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी पेड अप शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा के कर लो 10 लाख रुपीज। अब इस प्रोवाइजो को पूरा पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट एवरी निधि एग्जिस्टिंग as on the date of commencement of the निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022, और वो डेट क्या है 19 अप्रैल 2022। इस दिन से अगले 18 मंथ्स में आपको कंप्लाई करना है, 10 लाख की लिमिट जरूर रख लेनी है अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की। इससे वर्ड्स आगे आ गए, शेल कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट। दिस रिक्वायरमेंट का मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी रख लो, कर लो। कितने रुपीस? ₹10 लाख। कितने समय में? 18 मंथ्स। कहां से देखो ये 18 मंथ्स? फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। तो काम के वर्ड्स क्या हुए? एक एग्जिस्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट हुआ कि एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज के लिए कितना समय मिलेगा? 18 मंथ्स। किस डेट से मिलेगा? 19 अप्रैल 2022 से। तो जो जो इंपॉर्टेंट बात थी उसमें मैंने आपको मार्क भी करा दिया। ये हो गए हमारा रूल 4 के अमेंडमेंट। आ जाते हैं अब इसके आगे। पॉइंट नंबर 10 में रूल 5 का एक सब रूल नंबर 5 आया, पर इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको शो करता हूं इससे पहले वाले जो पॉइंट्स हैं। अगर आप देखेंगे रूल 5 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। इसका सब रूल नंबर 1 था, सब रूल नंबर 3 आपने देखा, 2 भी है, 2 इसके बाद दिया हुआ है, यहां पर आ गया 2 और 4 भी है। इसका मतलब जो रूल नंबर 5 है उसके 4 सब रूल से 1, 2, 3 एंड 4। नाउ अब अगर आप देखते हैं एक नया सब रूल आया, सब रूल नंबर 5, और इसने क्या कहा, पढ़ते हैं इसे। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 5(1) टू रूल 5(4) shall not apply to the companies incorporated as निधि on or after the commencement of the निधि amendment rules 2022। और commencement डेट क्या है? 19 अप्रैल 2022 है। चलिए कितनी ज्यादा फायदे की बात हुई। रूल 5 का सब रूल नंबर 5 बहुत फायदे का हुआ। आप ऐसी निधि हैं जो कब बने हैं? आप बने हैं ऑन और आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट। ये डेट तो आपको याद हो ही जानी चाहिए और शायद अभी तो याद हो ही गई होगी, 19 अप्रैल 2022। अगर कोई भी निधि बनती है इस दिन या इस दिन के बाद में तो उसे रूल 5 को कंप्लाई नहीं करना है। रूल 5 की कोई भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। रूल 5(1) भी अप्लाई नहीं होगा, 5(2) अप्लाई नहीं होगा, 5(3), 5(4) कुछ भी अप्लाई नहीं होंगे। पर किन कंपनीज के लिए? नई निधि कंपनीज के लिए। अब नई का मतलब क्या है? जो बनी है इस पर्टिकुलर डेट को 19 अप्रैल को या फिर 19 अप्रैल के बाद में। चलिए अब इसमें आपको एक पॉइंट और दिखाता हूं, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। जब देखते हैं रूल 5(1) तो आपको इसमें एक रिक्वायरमेंट लिख के मिलती है कि निधि आपके लिए जरूरी है कि आपके नेट ओन फंड्स कितने हो? ₹10 लाख हो। अब शायद जब आप पढ़ेंगे किसी और मटेरियल को देखते हैं या किसी और से डिस्कशन करते हैं तो शायद आपको ये बात सुनने को मिले, देखने को मिले, पढ़ने को मिले कि रूल 5(1) में तो ये लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
पर मैं आपको बता देता हूं ये 10 लाख को 20 लाख नहीं किया गया है। रूल 5.1 को आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ लीजिए, आपको इसमें ₹10 लाख ही मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो होगी रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में भी हमें एक बात लिखी मिलेगी कि अगर आपको निधि हो तो आपके नेट ओन्ड फंड्स होने चाहिए। और नेट ओन्ड फंड्स कितने होने चाहिए? तो रूल 9 में पहले लिमिट होती थी ₹10 लाख की, और इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया ₹20 लाख। अब देखें, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तो ₹10 लाख की लिमिट नेट ओन फंड्स के लिए लिखी हुई थी दो जगह पर, एक रूल 5.1 में और दूसरा रूल नंबर 9 में। जब अमेंडमेंट्स हुए तो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 9 को अमेंड करके कर दिया कि नेट ओन फंड की जो लिमिट है वो बढ़ाकर की जाती है ₹20 लाख। पर जो 10 लाख रुपीस लिखा होता है नेट ओन फंड्स के लिए रूल 5.1 में, उसे 10 लाख को 10 लाख ही लिखा रहने दिया गया। तो मैंने भी क्या किया, रूल 5.1 में जो 10 लाख की लिमिट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अमेंड नहीं किया, 10 लाख से रखा है, मैंने भी आपको 10 लाख से लिख कर दिया है। जबकि रूल 9 में इंक्रीज कर दिया गया इस लिमिट को 20 लाख से, मैंने 20 लाख लिख दिया। अब एक बात है भाई, अगर हमसे कोई सिंपल सी बात बोलता हो, कहते हैं ये मत बोलो जी किस रूल के तहत क्या, सिंपल बता दो, अगर कोई निधि है तो उसकी कितनी होनी चाहिए नेट ओन्ड फंड की लिमिट, मैं कहूंगा 20 लाख होनी चाहिए। मैं किसे यूज करूंगा, रूल 9 को यूज करूंगा, और मैं रूल 5.1 की जो लिमिट है 10 लाख वाली से इग्नोर कर दूंगा। पर अगर कोई बोले रूल 5.1 में कितनी लिखी गई लिमिट है, तो मैं कहूंगा 10 लाख की लिमिट है, वो 10 से 20 नहीं की गई है। पर अगर बोला जाए इन दोनों को यूज करके आंसर दो, तो फाइनल आंसर मेरा होगा रूल 5.1 का आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा, रूल 9 वाला आंसर मेरा फाइनल आंसर होगा जो 20 लाख की लिमिट है। एक और बात, रूल 5.1 अप्लाई ही नहीं होगा किन निधि कंपनीज पर, उन निधि कंपनीज पर जो कि बनी है या तो 19 अप्रैल 2022 को या फिर 19 अप्रैल 2022 के बाद में। चलिए आई बिलीव ये बात क्लियर हो गई होगी। वेल, हमने अब रूल 5 का सब रूल नंबर 5 पढ़ लिया। आ जाते हैं इसके बाद रूल नंबर 6 पर। जनरल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें निधिज के लिए बोला गया आप क्या क्या काम नहीं करोगे। अब इसमें जो पॉइंट नंबर डी है उसमें एक मेजर अमेंडमेंट है, वो देखते हैं। जो पहले वर्ड से वो क्या थे उसे देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे अमेंडमेंट के बाद क्या वर्ड्स हैं। अमेंडमेंट से पहले ये वर्ड से जो आपको कटे हुए दिख रहे हैं, नो निधि शैल एक्वायर एन अदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और इन एनी मैनर व्हाटसोएवर unless it has passed a special resolution in its general meeting and also obtained the previous approval of the regional director। नए वर्ड्स क्या है इन्हें देखते हैं। नो निधि शैल एक्वायर और परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी or control the composition of the board of directors of any other company in any manner whatsoever or enter into any arrangement for the change of its management। ये वर्ड्स आए, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। अगर देखें फर्क कहाँ आया, मेन फर्क क्या आया, जो पहले वाला पॉइंट नंबर डी था उसमें ये बात लिखी थी कि मुमकिन है कि आप एक निधि कंपनी हो तो आप एक्वायर कर लो किसी दूसरी कंपनी को, पर उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती थी। पहली रिक्वायरमेंट थी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और दूसरी रिक्वायरमेंट थी आपको लेनी होगी प्रायर अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। अब देखते हैं अमेंडमेंट के बाद क्या इफेक्ट है। आप एक निधि कंपनी हो, आप किसी दूसरी कंपनी के एक शेयर को भी एक्वायर नहीं कर पाओगे, आप उसका किसी भी तरीके से बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल नहीं करोगे, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो तो छूट मिल जाएगी, ये भी नहीं कि अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर ले लो तो कोई छूट मिल जाएगी। टोटल प्रोहिबिशन हो गई कि आप नहीं एक्वायर करोगे, नहीं परचेज करोगे सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी, ना ही आप कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करोगे, ना ही आप किसी भी तरीके से चेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी करोगे। कोई भी तरीका नहीं है। एसआर पास करना जो पहले अलाउड था और तब आप एक्वायर कर सकते थे सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी, अब आप एसआर पास करके भी नहीं कर सकते। प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर लेने की बात भी अब एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो सिंपली टोटल प्रोहिबिशन हो गई इस पॉइंट नंबर डी में। ये आ गई एक अमेंडमेंट। अब इसी में अगर देखें एक और अमेंडमेंट है, नो निधि शैल रेज एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सोर्स। मैं कहूंगा भाई ये वर्ड तो इंपॉर्टेंट है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू मेंबर्स ऑफ निधि। अब क्या चीज बोली गई, सपोजिंगली आप एक निधि कंपनी हो, अब आपका काम ही क्या होता है, अपने मेंबर से पैसा उधार लेना और
अपने मेंबर्स को पैसा उधार देना। जब हम मेंबर से पैसा उधार लेते हो हम कहते हैं जो आप ले रहे हो वो है डिपॉजिट, और जब आप अपने मेंबर्स को पैसा उधार दे रहे होते हो तब हम बोलते हैं आप क्या दे रहे हो, आप लोन्स दे रहे हो। तो आप डिपॉजिट्स लेते हो और लोन्स दिया करते हो अपने मेंबर्स को। क्या चीज बोली गई इस पॉइंट नंबर एम में? कहा गया कि निधि, सपोज आप चाहते हो कि आप लोन दो टू द मेंबर, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है। आप पैसा कहां से लेते हो? आप किसी से भी उधार लेना चाहते हो, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी भी और व्यक्ति से, एनी अदर सोर्स। ये तो बहुत वाइड वर्ड्स हो गए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेरे लिए ये हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेकर वो पैसा उधार देना चाहते हो टू द मेंबर्स। क्या ये बात अलाउड है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। नो से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब प्रोहिबिशन है। तो आप कोई लोन नहीं लोगे किसी भी व्यक्ति से अगर आप चाहते हो कि इस पैसे को उधार के रूप में दे दो टू एनी मेंबर। चलिए आ जाते हैं अब इसके अगली अमेंडमेंट पर। रूल नंबर 8 मेंबरशिप का पॉइंट है। अब सपोजिंगली आप एक निधि हो, ये कोई व्यक्ति है जो कि मेंबर नहीं है, मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स, नॉट अ मेंबर। अब ये चाहते हैं कि ये आपसे कोई लोन लें। क्या आप लोन दे पाओगे निधि टू दिस मिस्टर एक्स? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। रीजन मीन आपको लोन देना तभी अलाउड होता है जब जिसे आप लोन दे रहे हो वो आपका मेंबर है। अब सपोज मिस्टर एक्स कहते नहीं मुझे तो लोन लेना है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपका मेंबर आज बन जाता हूं किसी पर्टिकुलर दिन। मान लेते हैं लोन लेने की बात आ रही है इन द मंथ ऑफ मार्च, ये मार्च में लोन लेना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने मार्च में इस निधि के कुछ शेयर्स खरीद लिए और अब ये बन गए मेंबर। सपोज जो शेयर्स खरीदे वो ₹1 लाख के शेयर्स खरीद लिए। अब इन्होंने लोन ले लिया और निधि ने लोन दे पाई है। रीजन नहीं, अब तो मिस्टर एक्स एक मेंबर है। जब मिस्टर एक्स मेंबर थे इन्हें लोन दे दिया। मिस्टर एक्स ने लोन देने के 2 दिन बाद ही कहा मैं अपने सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देता हूं। अगर इन्होंने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो हम कहेंगे ये तो एक लूपहोल हो गया कि आपने लोन लेने के मकसद से तो मेंबरशिप हासिल की, शेयर्स खरीद लिए और लोन मिलते ही आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। नाउ सेम बात डिपॉजिट्स के लिए भी हो सकती है कि आप डिपॉजिट देना चाहते हो टू द निधि, लेकिन आप मेंबर नहीं हो। तो आपने कहा मैं डिपॉजिट कब दे पाऊंगा, जब मेंबर होऊंगा, मेंबर बन जाता हूं। आप मेंबर बन गए और मेंबर बनने के बाद अपने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। अब इस चीज को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की। कैसी कोशिश की? पॉइंट नंबर डी बना के, अ मेंबर शेल नॉट ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ हिज शेयर होल्डिंग as on the date of availing of loan or making of deposit during the subsistence of such loan or deposit as the case may be। अभी यहीं पर रुक जाते हैं। आप एक मेंबर हो, आपने सपोजिंगली डिपॉजिट दे दिया या लोन ले लिया और अब आप चाहते हो कि आप अपने सारे शेयर्स बेच दो। क्या आप ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर रोक लगा दी गई। आप अपने मैक्सिमम कितने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? ओनली 50% शेयर्स ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो भी आपकी शेयर होल्डिंग की वैल्यू है उसका 50% ट्रांसफर हो पाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अब एक सिचुएशन को और लीजिएगा। मान लेते हैं जब ये मिस्टर एक्स ने शेयर्स लिए, मेंबर बने ये निधि के, तो उन्हें 1 लाख रुपीज के शेयर्स नहीं लिए, ओनली एंड ओनली उन्होंने ₹100 के शेयर्स लिए। उन्होंने ₹100 की बात क्यों ली है? उसकी वजह रूल नंबर 7 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हें पढ़ लेते हैं जिससे कि ये एग्जांपल मैं आपको अच्छे से इलस्ट्रेट कर पाऊं। रूल नंबर 7, एवरी निधि शेल इशू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन ₹10 ईच। नो सर्विस चार्ज शेल बी लेविड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। Every nidhi shall allot to each deposit holder a minimum of 10 equity shares. However, a savings account holder and a recurring deposit account holder shall hold at least 1 equity share. चलिए अब सपोजिंगली मैं सिचुएशन लेता हूं कि आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर नहीं हो, ना ही आप सेविंग्स अकाउंट होल्डर हो, तो आपको कितने शेयर जरूर मिलेंगे? 10 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और कम से कम जो नॉमिनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ₹10। तो मैंने एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स ने कहा निधि मैं आपके ओनली 10 शेयर्स लूंगा और ₹10 का शेयर है इस निधि का, तो उन्होंने ₹100 की शेयर होल्डिंग होल्ड की है, एग्जैक्ट ₹100। अब वो मेंबर बनने के बाद 2 दिन बाद ही अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो कितने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? हमने पढ़ लिया, वो 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब मिस्टर एक्स कहते हैं जी मैं ₹100 में से ₹50 के शेयर्स बेच देना चाहता हूं और ओनली ₹50 के शेयर्स मेरे पास रहेंगे। अब क्या ये अलाउड है?
अगर हम देखें ये पॉइंट नंबर डी के इतने पढ़े हुए हिस्से तक तो अलाउड है जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, पर अगर इन्होंने ₹50 के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो एक दिक्कत होगी, रूल 7 का उल्लंघन हो जाएगा। जिस रूल 7 के तहत आपके पास 10 इक्विटी शेयर्स होने चाहिए थे, पर अब कोई व्यक्ति कह सकता है भाई अलॉट करने को कहा गया था रूल नंबर 7 में, अलॉट तो कर दिए थे 10 इक्विटी शेयर्स, अलॉट होने के बाद अगर मिस्टर एक्स 10 में से 5 इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर कर दें तो कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 7 के इस पॉइंट नंबर सी में तो अलॉटमेंट की बात थी। मैं कहूंगा ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट नंबर डी में अगली लाइन ऐड की गई, हाउएवर द मेंबर शैल रिटेन द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड अंडर रूल 7 एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब आप जब तक मेंबर हो तब तक आपको क्या करना होगा, आपको 10 इक्विटी शेयर्स तो जरूर होल्ड करने ही होंगे। कंक्लूजन, मिस्टर एक्स आपने लोन लेना था निधि से, या मिस्टर एक्स आपने डिपॉजिट देना था इस निधि को, इस मकसद से आपने शेयर्स हासिल किए। कम से कम कितने रुपीस के शेयर्स लिए, ₹100 के शेयर्स लिए। अब अगर आप चाहते हो ₹100 में से ₹50 की शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर कर दो, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको ₹100 की जो शेयर होल्डिंग है वो मिनिमम शेयर होल्डिंग है, उसे तो मेंटेन करना ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने ₹120 के शेयर्स खरीदे थे। अब ये चाहते हैं कि मैं अपनी 50% शेयर होल्डिंग सेल कर दूं। कितनी शेयर होल्डिंग सेल कर दूं, ₹60 वाली शेयर होल्डिंग सेल कर दूं। क्या ये ऐसा कर पाएंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹20 की शेयर होल्डिंग सेल कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इन्हें ₹100 की शेयर होल्डिंग तो मिनिमम होल्ड करनी ही होगी। चलिए, आई बिलीव ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं इसके आगे। नेट ओन फंड्स, मैंने आप लोगों को जब रूल 5(1) पढ़ाया अभी, तो आपको याद बता दिया था कि रूल 5(1) में एक लिमिट थी नेट ओन फंड्स की, वो ₹10 लाख थी और उसे बढ़ाया नहीं गया है। रूल 5(1) में तो उसे ₹10 लाख रखा गया है, पर रूल 9 में जो 10 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। पढ़ते हैं रूल 9। एवरी निधि शैल मेंटेन नेट ओन फंड्स ऑफ नॉट लेस देन ₹10 लाख, पहले लिखा होता था, अमेंड करके बढ़ा दिया गया, बढ़ा के कर दिया गया ₹20 लाख, और सच हायर अमाउंट एज सीजी में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस 20 लाख को भी बढ़ाना चाहती है तो समय समय पर बढ़ा सकती है। पॉइंट नंबर बी, अब यहां सोचेगा एक सिंपल सा लॉजिक, जैसे मैंने आप लोगों को पेड अप कैपिटल के लिए पढ़ाया। पहले पेड अप कैपिटल की जो लिमिट होती थी बिफोर अमेंडमेंट वो होती थी ₹5 लाख। इस ₹5 लाख को बढ़ाकर कर दिया गया ₹10 लाख, और जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनी से उन्हें कहा गया 18 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को कर लेना ₹10 लाख। अब यहां भी सेम बात लीजिए, जो नेट ओन फंड्स की लिमिट थी वो थी ₹10 लाख, उसे अमेंडमेंट करके बढ़ा के कर दिया गया ₹20 लाख। तो जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज हैं उन्हें भी तो 18 महीने का समय मिलना चाहिए कि अपने नेट ओन फंड्स बढ़ाकर कर लें ₹20 लाख। यही पॉइंट नंबर बी बन गया। एवरी निधि एग्जिस्टिंग as on the date of commencement of the Nidhi Amendment Rules 2022, that is 19th April 2022, shall comply with this requirement within a period of 18 months। तो एक अच्छी बात है, 18 मंथ्स का समय अगर आपने याद रख लिया तो आपके ये दो जगह यूज हो गया। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को 5 लाख से बढ़ाकर आपको 10 लाख करना है विद इन 18 मंथ्स, और नेट ओन फंड्स आपको फ्रॉम 10 लाख करने हैं 20 लाख रुपीज, वो भी विद इन 18 मंथ्स। चलिए, जो रूल नंबर 10 है ब्रांचेस का, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इस रूल नंबर 10 में भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ना, इंस्टीट्यूट ने इसे इंक्लूड नहीं किया है, ना तो अपनी आरटीपी में और ना ही स्टडी मटेरियल में, इसलिए मैंने भी आपको कहा इसे इग्नोर कर दीजिए। चलिए, नाउ सेम बात रूल नंबर 12। रूल 12 भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड नहीं किया तो हमारे लिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आ जाते हैं इसके आगे, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 हमें एक चीज कहता है, सपोजिंगली आपने निधि कुछ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, जो अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, सपोज वो किए हुए हैं ₹1 करोड़ के, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं तो आप इसका 10% कैलकुलेट करिए, और वो 10% कैलकुलेट होकर आ जाएगा ₹10 लाख। इस ₹10 लाख को आप एक सेफ जगह जमा कर दीजिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। और अब जहां आपने जमा किए हैं वहां से आप ये ₹10 लाख नहीं निकालेंगे, ये अमाउंट कम नहीं होगा। ये पॉइंट हमें पॉइंट नंबर ए में लिखा मिल जाता है। इसे मैं आप लोगों को एक बार फास्ट पढ़ा देता हूं। जितनी भी आपकी डिपॉजिट्स हैं आप उसका 10% कैलकुलेट करिए, 10% ऑफ द डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग, और इसे सेफ जगह जमा कर दीजिए। सेफ जगह क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है सेफ जगह, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में इस पैसे को जमा कर दीजिए।
नीचे, और ये पैसा अब आपको मेंटेन करना होगा, आप इसे निकालोगे नहीं, इसे कम नहीं होने दोगे। इन्वेस्ट करो एंड कीप इन्वेस्टेड, ये अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप ये देखते हैं, इसकी एक्सेप्शन आ गई। However, in case of unforeseen circumstances, unforeseen circumstances का मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैसे की जरूरत है, आप ये 10 लाख रुपीस जो जमा कर चुके हो निधि, आप इसे विड्रॉ करना चाहते हो फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो आपने किया, आप उससे वापस लेना चाहते हो। कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं। अब आप टेम्परेरीली विड्रॉ करना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहते हो कुछ समय के लिए हमें ये पैसा मिल जाए और हम ये पैसा वापस जमा कर देंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में डाल देंगे पैसा। तो टेम्परेरीली आप विड्रॉ करना चाहते हो, क्या ऐसा करना अलाउड है? हम कहेंगे अप्रूवल लेनी होगी आपको रीजनल डायरेक्टर की, तो आपको यहाँ वर्ड्स लिख के मिल जाएंगे, आपको रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी होगी। अगर रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दी तब आप पैसा विड्रॉ कर पाओगे। कितना विड्रॉ कर पाओगे तो ये भी बताएगा रीजनल डायरेक्टर, कंडीशंस बताएगा रीजनल डायरेक्टर, टाइम लिमिट बताएगा जिसमें कि आपको ये वापस जमा कर देना होगा पैसा। 10 लाख रुपीस वापस से जमा हो चुके होने चाहिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में उतने समय में, जो समय बताएगा रीजनल डायरेक्टर। बस अमेंडमेंट क्या है, छोटी सी बात, जब हम रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल लेने के लिए एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन किस फॉर्म में देंगे ये पहले नहीं लिखा था, अमेंडमेंट करके बता दिया गया, फॉर्म होगा NDH2। और जब आप ये फॉर्म फाइल करके रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल मांगोगे तो ऑब्वियसली आपको इस फॉर्म की फाइलिंग फीस देनी होगी। तो फीस कौन सी होगी, जो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014 में लिखी है। तो अमेंडमेंट क्या हुई, अगर हम कहीं कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम रहा, रूल 14 वाला जैसा पहले था, ओनली एक छोटी सी बात आई कि जब भी आपको लेनी है प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर कि हम टेम्परेरीली विड्रॉ कर लें वो पैसा जो कि हमने जमा किया हुआ है सेफली, तब आपको प्रायर अप्रूवल लेने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, वो होगा NDH2। चलिए ये अमेंडमेंट हो गई। आ जाते हैं अब इसके बाद पॉइंट नंबर 20 जिसमें रूल नंबर 15 है लोन्स का। A निधि शेल प्रोवाइड लोन्स ओनली टू इट्स मेंबर्स। आप निधि हो तो केवल किसे लोन दोगे, अपने मेंबर्स को। अब सपोजिंगली सिचुएशन ये है, आप हो निधि और आपके मेंबर्स हैं A, B एंड C, ये जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स हैं, इन्होंने जॉइंटली शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। नाउ आप लोन देना चाहते हो तो बात आती है आप लोन किसे दोगे। जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब तक तो वर्ड से कि आप लोन दोगे टू इट्स मेंबर्स। क्या मेंबर A भी है, B भी है और C भी है? मैं कहूंगा बिल्कुल। इसका मतलब आप निधि किसे लोन दे सकते थे जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी, A को भी, B को भी और C को भी। पर अब देखिएगा अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या आया। In case of joint shareholders, the loan shall be provided to the member whose name appears first इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अमेंडमेंट ने एक मेजर चेंज कर दिया। जब तक अमेंडमेंट नहीं थी आप तीनों को लोन दे सकते थे निधि, A को भी, B को भी, C को भी, पर अमेंडमेंट होते ही हम कहेंगे A को लोन दे सकते हो, B और C को लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं? B और C का नाम फर्स्ट नेम नहीं है, तो जिसका फर्स्ट नेम होगा ओनली उसे आप दे पाओगे लोन। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आ गया, हम कहेंगे रूल्स ने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है रूल 16। अब इसमें अगर हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर एक ब्रांच की डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर दे दी। ब्रांच की डेफिनेशन क्यों दी उसकी एक वजह, पॉइंट नंबर C अगर पढ़ते हैं पहले तो पता चल जाएगा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑन ऑल क्लासेस ऑफ लोन्स आप इसे अच्छे से डिस्प्ले करोगे निधि ऑन द नोटिस बोर्ड। और ये नोटिस बोर्ड कहां लगा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी और हर ब्रांच ऑफिस पर। अब बात आई ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या है, तो ब्रांच ऑफिस को पहले डिफाइन नहीं किया गया था अब डिफाइन कर दिया गया। हमने कहा ब्रांच का मतलब होगा हर कोई प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो बड़ा एक सिंपल कंसेप्ट हो गया, निधि आपके जितने भी ऑफिसेज हैं आप उन्हें जो मर्जी नाम क्यों ना दे दो। अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस है तो हम कहेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो हर ऑफिस ब्रांच ऑफिस है। इस मतलब निधि के ऑल ऑफिसेज शैल बी ब्रांच ऑफिसेज एक्सेप्ट वन। कौन सा वन? जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। चलिए ये हो गई सिंपल सी अमेंडमेंट। अब आ जाते हैं डिविडेंड के लिए रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में हमें बोला गया था, अमेंडमेंट से पहले की बात देखें कि आप 25% से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दोगे, लेकिन 25% से ज्यादा का डिविडेंड भी निधि दे सकती थी अगर शर्तें पूरी कर दे। अब शर्तें क्या क्या थी, तो आपको जनरल रिजर्व में इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करना होगा, आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट, आपको रीजनल डायरेक्टर की लेनी पड़ती थी अप्रूवल, और आपने कंप्लाई किया हो सारे रूल्स जो भी एप्लीकेबल टू निधि है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी जो बात थी उसे बहुत छोटा कर दिया गया रूल 18 में आफ्टर अमेंडमेंट। सिंपल सी एक बात आ गई, आप 25% से ज्यादा का डिविडेंड दोगे ही नहीं,
किसी भी शर्त पर, किसी भी केस में, दैट मीन्स नो एक्सेप्शन। सो एक प्रोविजन बन गया 25% का डिविडेंड ही होगा मैक्सिमम डिविडेंड, किसी भी सूरत में ये डिविडेंड का रेट 25% से ऊपर नहीं हो सकता। और जब हमने बोला इन अ फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इंटरिम डिविडेंड भी, फाइनल डिविडेंड भी। चलिए जी आ जाते हैं अब इससे आगे। रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 है फाइलिंग ऑफ हाफ ईयरली रिटर्न, कि आप एक निधि हो, आपको हर हाफ ईयर की एक रिटर्न बनानी होगी और अगले 30 डेज में फाइल करनी होगी। अब हाफ ईयरली रिटर्न का मतलब क्या हुआ, इसमें जो डेटा होगा वो होगा जनवरी से लेकर जून तक का, और आप इसे फाइल कर देंगे अगले 30 डेज के अंदर अंदर। फिर से अगली हाफ ईयरली रिटर्न बनाओगे जिसमें डेटा होगा 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर का, और आप इसकी फाइलिंग कर दोगे अगले 30 डेज के अंदर अंदर। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है रिटर्न कैसी होगी, हाफ ईयरली रिटर्न होगी, फॉर्म होगा NDH3, और अब आप इसे फाइल करोगे विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से देखोगे, तो भाई सिंपल कॉमन सेंस कहती है जिस दिन खत्म होगा ये हाफ ईयर, उस दिन से अगले 30 डेज के अंदर अंदर फाइलिंग करोगे। अब क्या आपने ये हाफ ईयरली रिटर्न सही बनाई है या कोई गलती तो नहीं की है, इस बात को कोई व्यक्ति चेक करे। कौन चेक करे, कोई प्रोफेशनल जो कि प्रैक्टिस में हो। अब प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस में हो कौन हो सकता है, या तो होगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चलिए जी हो गया हमारा रूल नंबर 21। रूल 22 एंड रूल 23 ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड नहीं किया है इन्हें अपने स्टडी मटेरियल और आरटीवी में, तो मैंने आपको कहा आप भी इन्हें कट कर दीजिए। रूल 24 इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो चीज मैंने आपको बताई है मैंने उसे यहाँ पे लिख के भी दे दिया कि कुछ ऐसे रूल्स हैं 3A, 3B, 23B एटसेट्रा, इन रूल्स को इंक्लूड नहीं किया है इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल आरटीपी में, और इसीलिए हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये रूल्स आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हैं जरूर निधीज पर, और इनमें से कई सारे रूल्स में अमेंडमेंट भी हुई है अभी रिसेंटली। अमेंडमेंट्स किस अमेंडमेंट रूल से हुई है, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 से हुई है। चलिए नाउ आ जाते हैं, हमने बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर ली जो कि निधि रूल्स में हुई। कंपनीज एक्ट में ओनली यही अमेंडमेंट्स ही। अब आ जाते हैं जो हमारे इकोनॉमिक लॉज है, सिक्योरिटीज लॉज है, उनकी अमेंडमेंट्स को देखते हैं। सेबी LODR रेगुलेशंस में कुछ माइनर्स की अमेंडमेंट्स हैं, इनको देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 18 है ऑडिट कमेटी का। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है इसे पढ़ते हैं, फिर आप सोचेगा इस अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसे ऑडिट कमेटी बनानी होती है। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, और इन्हीं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स को बोल देंगे 3 मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी है। अब जैसे आपने यहां देखा मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, इनको हम बोलेंगे मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी है। क्या मुमकिन है कि ऑडिट कमेटी में 4 मेंबर्स हो, हम कहेंगे बिल्कुल। वर्ड लिखा है मिनिमम, इसका मतलब 3 कम से कम होने चाहिए, लेकिन क्या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर होना चाहे हो सकता है। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी को। अभी इन 2 वर्ड्स को भूल जाते हैं जो अमेंडमेंट करके लाए गए हैं। वर्ड्स वो पढ़ते हैं जो पहले से लिखे थे, और वो वर्ड से 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जब तक एटलीस्ट नहीं लिखा था तब तक क्या इंटरप्रिटेशन था ये देखते हैं। 2/3 ऑफ द मेंबर्स का होना जरूरी है, कैसा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मान लेते हैं ऑडिट कमेटी में 6 मेंबर्स है, तो कितनी मेंबर्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना जरूरी था, आप 6 × 2/3 करेंगे और ये नंबर आ जाएगा 4। तो अगर 6 थे तो हम कहेंगे 6 मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। अगर 9 है मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी तो कितने होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये हो जाएंगे 6। चलिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए, अब एक सिचुएशन को लीजिएगा। वर्ड्स एटलीस्ट नहीं लिखे थे तो हमने ये बात बोली 4 होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर 6 हैं टोटल मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। अभी एटलीस्ट को मैंने इग्नोर किया हुआ है। सोचेगा 6 मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी हैं, लेकिन लिस्टेड एंटिटी कहती है जी हम तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं 5 रखना चाहते हैं, या 6 के 6 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना चाहते हैं, या यहाँ पर 9 है हमारे मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, हम तो 6 नहीं 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखेंगे, या 8 रखेंगे, या 9 के 9 ही इंडिपेंडेंट रखेंगे। जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी क्या ये बात अलाउड थी या ये बात अलाउड नहीं थी, बस इस बात को सोचेगा। चलिए जब लॉ में, मैं अब लॉ इसे बोल देता हूं, ऑल्दो ये हम रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ तो एक बहुत वाइड वर्ड है, उसमें तो एक्ट भी कवर हो जाता है, रूल्स भी कवर हो जाते हैं, रेगुलेशंस भी कवर हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस भी कवर हो जाती हैं, एटसेट्रा। वेल
जब लिखा था कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो लॉ क्या जो भी रिक्वायरमेंट लगाता है वो होती है कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा आप करना चाहो कर लो। तो मैं कहूंगा भाई जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब तक भी ये मुमकिन था कि 6 मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 4 रखो या 4 से ज्यादा रखो। अब अमेंडमेंट करके हमने वर्ड्स लिख दिए एटलीस्ट, मेरे हिसाब से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर भी अगर हम कहें तो एटलीस्ट लगाकर क्लैरिफिकेशन दे दी गई कि आप चाहो तो 2/3 से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रख सकते हो इन द ऑडिट कमेटी। चलिए ये सिंपल सी अमेंडमेंट है, मेरे हिसाब से तो एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए अमेंडमेंट लाई गई है। वेल, अब आ जाते हैं अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 19, जिसमें हम बात करते हैं एनआरसी की, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। ये एक अमेंडमेंट मेजर अमेंडमेंट है, ऑल्दो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के लिए हमें बात बोली गई थी एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होना जरूरी था? ओनली 50%, ओनली हाफ। अब हम और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, हमने कहा 50% से काम नहीं चलेगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द एनआरसी होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आप लोगों के लिए तो एक चीज और अच्छी हो गई, याद रखना आसान हो गया। ऑडिट कमेटी के लिए भी आपको मालूम चल गया एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और एनआरसी के लिए भी सेम बात हो गई, एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो रेगुलेशन 18 और 19 इन दोनों ही रेगुलेशंस के तहत एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये भी एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, ऑल्दो मेजर अमेंडमेंट है, ऑल्दो हमें करने में समय नहीं लगा। चलिए अब आ जाते हैं इससे अगली अमेंडमेंट पर। ये अमेंडमेंट है रेगुलेशन 34 के तहत। अब मैं क्यों बोल रहा हूं 34 के तहत? रेगुलेशन नंबर 34 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये रेगुलेशन नंबर 34 क्या चीज बोलता है? आप लिस्टेड एंटिटी हो तो आप एक एनुअल रिपोर्ट बनाओगे, ये एनुअल रिपोर्ट बनाकर आप भेजोगे स्टॉक एक्सचेंज को भी, और इस एनुअल रिपोर्ट को आप अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करोगे। अब इस एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा होगा ये बात रेगुलेशन 34 नहीं बताता, ये बात तो हमें पढ़ने को मिलती है जब हम पढ़ते हैं शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 5 एक बहुत बहुत लंबा शेड्यूल है। ये शेड्यूल मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी नहीं था, मुझे कोई जरूरत नहीं लगती थी, पर अब इस शेड्यूल 5 में एक अमेंडमेंट हुई है। सो जब अमेंडमेंट हुई है तो एटलीस्ट कहां अमेंडमेंट हुई है आपको पता होना चाहिए। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि भाई हो सकता है अमेंडमेंट हुई है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है आप इस शेड्यूल 5 को तैयार करना चाहें, इसे पढ़ना याद करना चाहें, आपकी इच्छा ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझाने या एनालाइज करने वाली बात है, इसमें इस पर समय नहीं लगाऊंगा, बस आपको एक गो थ्रू करा देता हूं। एनुअल रिपोर्ट बनेगी इस फॉर्मेट में जो शेड्यूल 5 में दिया गया है। अब इस शेड्यूल 5 में कई सारे डिस्क्लोजर्स हैं, रिलेटेड पार्टीज को लेकर क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं ये आपको यहां लिखे मिल जाएंगे। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं ये लिखे मिलेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बनेगी। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा कमिटीज के। ऑडिट कमेटी रेगुलेशन नंबर 18 के तहत बनती है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी रेगुलेशन नंबर 19 के तहत बनती है। इसके बाद आप देखेंगे स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, ये रेगुलेशन नंबर 20 के तहत बनती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये रेगुलेशन नंबर 21 के तहत बनती है। मैंने आप लोगों को ऐसे क्यों किया, ये इजी आप लोगों के लिए याद रखना। एनुअल रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक सेक्शन है, उसमें 4 कमेटीज का मेंशन है, और देखिए सीक्वेंस भी सेम रखी है शेड्यूल 5 में इन कमेटीज की, जो सीक्वेंस ही रेगुलेशंस के नंबर की। रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 थे सेम, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, उसके बाद में स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एंड देन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब अमेंडमेंट कहां है, तो अमेंडमेंट आप इस तरीके से देखेंगे, जो पहले बना हुआ था ये पॉइंट नंबर 5, ये था रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ओनली शफलिंग की गई, ये जो रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का पॉइंट 5 है, ये इसका कंटेंट वही सेम रहा, बस इसे पॉइंट 5 से हटाकर शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पॉइंट नंबर 6 पर 6 ये आ गया रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और जो ये पॉइंट नंबर 6 पर थी स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी, इसको शिफ्ट कर दिया गया पॉइंट नंबर 5 में ले आए, और हल्का सा नाम चेंज कर दिया। पहले था नाम स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी, अब नाम कर दिया स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। तो मैं कहूंगा कोई मेजर अमेंडमेंट तो शेड्यूल 5 में भी नहीं हुई। जो बातें पहले लिखी हुई थी रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वही बातें अभी भी लिखी हैं, बस पहले इस पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई थी, अब पॉइंट नंबर 5 के बजाय पॉइंट नंबर 6 में लिखी है। जो चीज पहले लिखी हुई थी पॉइंट नंबर 6 में स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी, लगभग वही चीजें लिखी हुई हैं यहां पर पॉइंट नंबर 5 में, बस स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी की जगह नाम हो गया स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। सो ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन है जो रेड कलर से लिखा है। अगर आप इसे
याद करना चाहें याद करें, आप लोगों की इच्छा। मुझे नहीं लगता इसमें एक भी ऐसी चीज है जो आपको पढ़ के समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी की बात देखें, आप इसमें क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे? लिस्ट एंटिटी, नेम ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हेडिंग द कमेटी, name and designation of the compliance officer, number of shareholders complaints received during the financial year, number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders and number of pending complaints। सारे के सारे ऑब्वियस से डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको देने हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या क्या काम करोगे, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को ये बात बतानी होगी, जो जो इसके मेंबर्स होंगे उन्हें बताया जाएगा। कंपोजिशन, नेम ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, कौन कौन लोग हैं इस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में वो बताया जाएगा। मीटिंग्स कब कब हुई ये बताया जाएगा। कौन कौन लोग आए थे, कौन लोग एब्सेंट थे, ये बात बताई जाएगी। चलिए सो अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब मेरा सजेशन होगा इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उससे ज्यादा इस पर समय ना लगाइए। पर कोई चाहता है मैं तो भाई 100% तैयारी करूं, बिल्कुल कुछ ना छोड़ूं, तो आपकी इच्छा, आप इस पर समय लगाइए, चाहे याद भी करिए। चलिए जी, काफी सारी जगह तो इसने ही ले ली है। अब आ जाते हैं इसके आगे अगली अमेंडमेंट पर, और ये अगली अमेंडमेंट है आईबीसी 2016 पर। इसमें एक रेगुलेशन नंबर 18 होता था जो बहुत छोटा सा और सिंपल सा रेगुलेशन था। ये रेगुलेशन किस मामले में था कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी हुई है, इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बुलाई जाती हैं मीटिंग्स। जो मीटिंग्स इसकी बुलाई जाती हैं उसके लिए जब हम आईबीसी पढ़ते थे तो आईबीसी का होता था सेक्शन नंबर 24 जो बताता था मीटिंग्स बुलाने का काम किसका होता है, आरपी का होता है। तो मीटिंग बुलाता है आरपी, कन्वीन करता है, कंडक्ट करता है, आरपी का जिम्मा है। ये छोटा सा रेगुलेशन होता था, अब इसमें कुछ एडिशन करके इसे थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। पढ़ते हैं इसे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन a meeting of the committee as and when he considers necessary। यहीं पर रुक जाते हैं, ये अमेंडमेंट से पहले वाली चीज है। इसका मतलब पुराना रेगुलेशन 18 डिस्क्रिशन देता था। आप जब भी वर्ड पढ़ रहे हो मे, इसका मतलब ये आपकी डिस्क्रिशन थी आरपी, अगर आप चाहो तो कभी भी मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बुला सकते हो, जब जब आप ठीक समझो, ये आपकी डिस्क्रिशन थी। अगली बात, एंड शेल से मालूम चलता है वो आपकी डिस्क्रिशन नहीं थी, आप ड्यूटी बाउंड थे, या आपकी ड्यूटी थी आरपी कि आप मीटिंग बुलाओ ही बुलाओ। कब बुलाओ? तो मीटिंग बुलाओ कब? जब रिक्वेस्ट की जाए मेंबर्स ऑफ द कमेटी द्वारा। मेंबर्स कौन से मेंबर्स, कितने मेंबर्स? मेंबर्स वो जो रिप्रेजेंट करते हो 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। सो जिन भी मेंबर्स के पास एक या एक से ज्यादा मेंबर्स के पास कुल मिलाकर अगर 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, ऐसे मेंबर्स अगर कहते हैं आरपी को कि मीटिंग बुलाओ, अब आरपी मना नहीं कर सकता, आरपी की ड्यूटी है। पर अगली बात, 33% ऑफ वोटिंग राइट्स होल्ड करने वाले मेंबर्स ने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी, क्या आरपी फिर भी मीटिंग बुलाना चाहता था तो क्या बुला सकता था? बिल्कुल बुला सकता था, ये उसकी डिस्क्रिशन थी। ये था पुराना रेगुलेशन 18। अब पढ़ते हैं अमेंडमेंट के बाद वाला रेगुलेशन 18। मीटिंग्स ऑफ द कमिटी, अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary। अगर आप देखेंगे ये जो सब रेगुलेशन नंबर 1 हुआ, ये तो बिल्कुल सेम है जो रेगुलेशन नंबर 18 में बात लिखी थी। इसका मतलब पहले भी आपकी डिस्क्रिशन थी आरपी, आप जब मीटिंग बुलाना चाहो आप मीटिंग बुला सकते थे, अभी भी आपकी सेम डिस्क्रिशन है। अब आते हैं सब रेगुलेशन नंबर 2। अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन अ मीटिंग, अभी भी में आया, इट मींस अभी भी डिस्क्रिशन की बात है। इफ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी, अगर अभी भी आपको ठीक लगता है, पर कब? ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कमिटी। बस यहीं पर रुक जाते हैं। क्या यहां लिखा गया कितने मेंबर्स? क्या नंबर ऑफ मेंबर्स बताया गया? बिल्कुल नहीं बताया गया। क्या बताया गया कि इन मेंबर्स के पास कितने वोटिंग राइट्स हैं? कुछ नहीं बताया गया। तो सिंपल सी बात, एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में आपको बताया गया टोटल में सपोज 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, आपको ये बात बताई गई है। इन 10 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ने, जिनके पास ओनली 5% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, एक रिक्वेस्ट की है आरपी को कि आरपी हम चाहते हैं आप एक मीटिंग बुलाओ। क्या आरपी बाउंड है या आरपी की डिस्क्रिशन है? तो मैं कहूंगा आरपी की डिस्क्रिशन है। कैसे मालूम चला? मे वर्ड आ रहा है, आप चाहो तो मीटिंग बुलाओ, चाहो तो मीटिंग ना बुलाओ। कब मीटिंग बुलाओ? अगर आपको लगता है आरपी ये मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। मीटिंग की रिक्वेस्ट किसने दी है? कुछ मेंबर्स ने दी है। मेरे एग्जांपल में मेंबर्स कौन है? 2 मेंबर्स हैं जिनके पास 5% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं। तो अगर आरपी चाहे मीटिंग बुलाना बुलाए, नहीं बुलाना चाहे ना बुलाए। आगे पढ़ते हैं। एंड शेल कन्वीन, अब वर्ड आ गया शेल।
इस शेल से मालूम चल गया ड्यूटी है आरपी आपकी, आपको मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। इफ द सेम इज मेड, सेम का मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की गई है और ये रिक्वेस्ट किसने की है, मेंबर्स ने की है। कितने मेंबर्स हैं जिनके पास कम से कम 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं। अब सोचें, अगर काफी हद तक कंसेप्ट वही है जो अमेंडमेंट से पहले रेगुलेशन नंबर 18 में था। पहले भी 33% वोटिंग राइट्स की बात थी, अभी भी 33% वोटिंग राइट्स की बात है। इसका मतलब अगर ये रिक्वेस्ट देने वाले जो लोग हैं सीओसी के, ये सपोज 2 ही मेंबर्स हैं लेकिन इनके पास 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, क्या अब आरपी की डिस्क्रिशन है या आरपी बाउंड है? मैं कहूंगा अब आरपी बाउंड है। रीजनिंग, रिक्वेस्ट की दी है मीटिंग बुलाने की और ये रिक्वेस्ट जिन्होंने दी है उनके पास 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, इससे अब आरपी तुम बाउंड हो गए हो कि तुम मीटिंग बुलाओ। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ सब रेगुलेशन 2, it is clarified that meetings may be convened under this sub-regulation till the resolution plan is approved under subsection 1 of section 31 or order for liquidation is passed under section 33 and decide on matters which do not affect the resolution plan submitted before the adjudicating authority। अब एक सिंपल लॉजिक लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। आरपी का एक काम होता है कि आरपी जो रेजोल्यूशन प्लान है वो सबमिट करता है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दो में से एक काम करती है, या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर देती है। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होता है, इस कॉर्पोरेट डेटर का होता है लिक्विडेशन। अब सिंपल एक लॉजिक लीजिएगा, क्यों बुलाई जा रही है मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स? आरपी तुम क्यों बुलाते हो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग? आप इससे बुलाते हो जिससे कि डिस्कशंस हो, कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो, वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जाए टू द एए। बड़ी सिंपल सी बात। अब एक बात सोचिए, अगर एए के पास रेजोल्यूशन प्लान पहुंच चुका है और एए अप्रूव कर दे इस रेजोल्यूशन प्लान को, अब हम कहेंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा। रीजन में जो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान है उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और कॉर्पोरेट डेटर को सीआईआरपी से बाहर लाया जाएगा, उसकी इंसॉल्वेंसी ट्रीट हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन, अगर एए ने रिजेक्ट कर दिया इस रेजोल्यूशन प्लान को तो लिक्विडेशन शुरू हो जाएगा और कॉर्पोरेट डेटर खत्म हो जाएगा, उसका लिक्विडेशन होगा। बड़ी सिंपल सी बात। अब यही बात यहां पर एक्सप्लेनेशन के तरीके से बताई गई है। मीटिंग्स क्यों कन्वीन की जाएंगी? हमें कहा गया मीटिंग्स तभी तक कन्वीन की जाएंगी जब तक कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब अगर एक बार एए आपने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया, अब कोई मीटिंग नहीं होगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, या अगर एए ने लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया तो भी कोई मीटिंग नहीं होगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। क्यों नहीं होगी? लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया तो लिक्विडेशन करो, कॉर्पोरेट डेटर को खत्म करो, और अगर अप्रूव कर दिया गया रेजोल्यूशन प्लान तो इस रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट करो। इसलिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग कब तक हो सकती है? ओनली तब तक हो सकती है जब तक एए ने अप्रूव ना किया हो इस रेजोल्यूशन प्लान को या एए ने लिक्विडेशन का ऑर्डर ना दिया हो। चलिए जी, आ जाते हैं सब रेगुलेशन नंबर 3 पर। अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे प्लेस अ प्रपोजल received from members of the committee in a meeting if he considers it necessary। यहां पर रुकें। अगर आप देखेंगे जो सब रेगुलेशन नंबर 2 है, सब रेगुलेशन नंबर 3 से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। यहां पर सब रेगुलेशन नंबर 2 में भी लिखा गया था कि आप चाहो तो कन्वीन करो मीटिंग। सब रेगुलेशन नंबर 3 में भी लिखा है आप चाहो तो। इसमें से भी मालूम क्या चल रहा है? डिस्क्रिशन मालूम चल रही है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपकी डिस्क्रिशन है। यहां किस बात की डिस्क्रिशन है सब रेगुलेशन नंबर 3 में? क्या प्लेस करो प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कमेटी। वो भी कब? अगर आपको ऐसा ठीक लगे। सिचुएशन ऐसी लेते हैं, सपोजिंगली सीओसी की एक मीटिंग बुलाई जा रही है आरपी द्वारा। क्यों बुलाई जा रही है? उसकी वजह सीओसी के सपोज 2 ऐसे मेंबर थे जिनके पास कुल मिलाकर 33% ऑफ वोटिंग राइट से। इन्होंने रिक्वेस्ट की आरपी को कि आरपी हम चाहते हैं एक मीटिंग बुलाई जाए सीओसी की। आरपी बाउंड था, उसने मीटिंग बुला ली। अब इन 2 मेंबर्स के अलावा एक और मेंबर भी है, वो कहता है जी देखो मेरे पास तो ओनली एंड ओनली 1% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, पर मैं चाहता हूं जब सीओसी की मीटिंग हो ही रही है, इन 2 मेंबर्स के बुलाने पर मीटिंग हो रही है, तो मेरा भी एक प्रपोजल है, वो प्रपोजल भी रख दिया जाए। इस मीटिंग में जो होगी
इन 2 मेंबर्स की बुलाई जाने वाली मीटिंग में। क्या अब इसे आरपी को रखना जरूरी होगा इन द मीटिंग ऑफ सीओसी? हम कहेंगे जरूरी नहीं है। अगर आरपी को लगता है इस मेंबर का प्रपोजल अच्छा है तो आरपी इस प्रपोजल को रख देगा सीओसी के सामने। अगर आरपी को लगा यह प्रपोजल अच्छा नहीं है तो आरपी इसे नहीं रखेगा। इसका मतलब जो आरपी है उसकी डिस्क्रिशन है, वो जो प्रपोजल रिसीव हुआ है उसे रखे, उस प्रपोजल को मीटिंग में रखा जाए या मीटिंग में ना रखा जाए, किसकी डिस्क्रिशन होगी? डिस्क्रिशन होगी आरपी की। अब अगली सिचुएशन लीजिए, इन 2 मेंबर्स ने जिनके पास 33% ऑफ वोटिंग राइट से रिक्वेस्ट की आरपी से कि आरपी आप एक मीटिंग बुलाओ सीओसी की। आरपी ने मीटिंग बुलाई सीओसी की। सपोज 2 मेंबर्स और हैं, उनके पास 35% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं। इन 2 मेंबर्स ने भी अपना एक प्रपोजल रख दिया। इन्होंने कहा जी देखो मीटिंग तो हो ही रही है, लगे हाथों हमारा ये प्रपोजल है, इसी भी सीओसी में डिस्कस किया जाए। क्या अब आरपी मना कर सकता है कि इस प्रपोजल को डिस्कस नहीं किया जाएगा? तो हम कहेंगे आरपी मना नहीं कर सकता। क्यों मना नहीं कर सकता? आपके पास कितनी ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं? 33% है, 33% से भी ज्यादा है। तो हम कहेंगे अब आरपी मना नहीं कर पाएगा। ये बात यहां लिख के मिल जाएगी शेल। शेल का मतलब क्या हो गया? ड्यूटी हो गई। आरपी आपकी ड्यूटी हो जाएगी कि जो प्रपोजल आपको मिला है उस प्रपोजल को आप सीओसी के सामने रखो ही रखो। कब? अगर ये प्रपोजल देने वाले मेंबर्स के पास कितने वोटिंग राइट्स हैं? 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं। चलिए कंक्लूड करें, हमारे पास क्या चीजें सामने आई इस पूरे के पूरे रेगुलेशन नंबर 18 में। पहली बात आई, जब आप चाहो आरपी तब सीओसी की मीटिंग बुला सकते हो। दूसरी बात आई, अगर कोई मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं आरपी को कि आप मीटिंग बुलवाओ और उन मेंबर्स के पास 33% या 33% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं तो आरपी बाउंड है कि मीटिंग बुलाए ही बुलाए। लेकिन अगर जिन मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की है मीटिंग बुलाने की उनके पास 33% से कम वोटिंग राइट्स हैं तो आरपी मीटिंग बुलाओ या ना बुलाओ ये तुम्हारी डिस्क्रिशन है। तुम चाहो तो मीटिंग बुलाओ अगर तुम्हें ठीक लगे, चाहो तो मीटिंग ना बुलाओ अगर तुम्हें ठीक ना लगे। अगली चीज, सपोज कोई मीटिंग बुलाई गई है सीओसी की, उस मीटिंग में कोई प्रपोजल रखने की रिक्वेस्ट की गई है आरपी को। आरपी अगर तुम्हें ये रिक्वेस्ट मिली है ऐसे मेंबर से जिनके पास 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं या उससे भी ज्यादा हैं तो ये प्रपोजल जरूर रखा जाएगा, आरपी की ड्यूटी है। लेकिन अगर जो प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल देने वाले लोगों के पास 33% ऑफ वोटिंग राइट से कम वोटिंग राइट्स हैं तब हम कहेंगे आरपी तुम्हारी डिस्क्रिशन है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ये प्रपोजल रखो, ठीक ना लगे तो ये प्रपोजल ना रखो। आई बिलीव ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, नो अब आ जाते हैं लास्ट अमेंडमेंट पर। ये लास्ट अमेंडमेंट किस मामले में है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जिसे हम ईसीबी बोलते हैं, उस पर हमने पढ़ी हुई है आरबीआई की एक मास्टर डायरेक्शन। अब आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया और ये सर्कुलर को हमें पढ़ना है। ये सर्कुलर अगर हम अभी पढ़ेंगे तो शायद समझना मुश्किल होगा। मैं उससे पहले एक काम करता हूं, आपके आगे कुछ वो कंसेप्ट रखता हूं जो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। मास्टर डायरेक्शन हमने पढ़ी थी जो आरबीआई ने इशू किया विद रिस्पेक्ट टू ईसीबी। इसमें ये 2 मेन कंसेप्ट है जो हमें जरूर अच्छे से पता होने चाहिए, तो मैं आपको फास्ट रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि आपका पुराना कंसेप्ट याद आ जाए आपको, फिर जो सर्कुलर में लिखी गई बात है वो भी इजिली समझ आ जाएगी। बेंचमार्क रेट होता था, वो बेंचमार्क रेट क्या था? 6 मंथ्स लिबोर का रेट होता था। लिबोर क्या होता है? लंदन इंटर बैंकिंग ऑफर्ड रेट होता है। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया था यूके में आइस करके एक बैंक है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये लिबोर फिक्स करती है। ये लिबोर किया जाता है फिक्स किस तरीके से? ये एक इंटरेस्ट रेट है जो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 2020 में बहुत कम होता था, लिबोर होता था 1% से भी कम, और अब समय के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और 2022 में अगर आप देखोगे तो आपको लिबोर का रेट मिलेगा लगभग 4%। जो लिबोर होता है ये होता है कई सारी डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए। फॉर एग्जांपल 1 डे का रेट अलग होगा, 1 वीक का अलग होगा, 1 मंथ का अलग होगा, 2 मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का होगा।
तो ये अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता है और ये डिपेंड करता है कौन सी करेंसी की बात हो रही है। तो सिंपली लिबोर क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर बैंक्स आपस में पैसा उधार लिया करते हैं, उधार दिया करते हैं, और ये कई सारी डिफरेंट करेंसीज में होता है। डिफरेंट करेंसीज कौन सी होती हैं? यूएस डॉलर होता है, जीबीपी होता है, देन जापानीज येन भी आ जाता है, इसमें स्विस फ्रैंक आ जाता है और एक और करेंसी भी आ जाया करती है। नाउ वो और करेंसी कौन सी है? अभी मैं सोचता हूँ, यूएसडी, जीबीपी, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक और एक और करेंसी है जो मुझे अभी ख्याल नहीं आ रही है। चलिए नाउ जब ख्याल आ जाएगी तो बता दूंगा, नहीं आई तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल से पता चल जाएगा। वेल सो यूरो, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोपियन यूनियन की यूरो। सो ये 5 करेंसीज का को कंसिडर करके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है। इसे हम बोल देते हैं ये लिबोर रेट है। अब लिबोर तो मैंने आपको बताया 7 डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स के लिए डिटरमिन किया जाता है। जब हमने कहा ईसीबीज के कंसेप्ट के लिए कौन सा देखोगे, 1 डे देखोगे, 1 वीक देखोगे, तो हमने कहा 6 मंथ्स का लिबोर का रेट देखोगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बेंचमार्क रेट किसे बोलेंगे? आप इसे बेंचमार्क रेट को सिंपल समझने के लिए बोल सकते हैं ये बेस रेट है, या आप इसे बोल सकते हैं ये रेफरेंस रेट है। इसे बेस मानकर या इसे रेफरेंस मानकर ईसीबी पर कितना इंटरेस्ट दिया जाए ये तय किया जाता है। तो ये है रेफरेंस रेट या बेस रेट, या हम जो इसे बोल देते हैं एक्चुअल लैंग्वेज है, एक्चुअल टर्म है बेंचमार्क रेट। ये कैसे डिटरमिन होता है? तो ये 6 मंथ्स के लिबोर रेट को देखा जाएगा ऑफ डिफरेंट करेंसीज। मैंने आपको बता दिया डिफरेंट करेंसीज कौन सी हैं, ये 5 करेंसीज हैं। अब अगली बात, क्या जरूरी है कि लिबोर ही लिया जाए, क्या लिबोर के अलावा भी लेना पॉसिबल है? तो मैं बताया गया कोई और करेंसी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकते हैं। यूरिबोर, यूरिबोर कौन सा होता है? जो कि यूरो है, यूरोपियन यूनियन में चलने वाली करेंसी जो यूरो है, उसी से डिटरमिन किया जाता है ये यूरिबोर। ये भी कितने पीरियड का लिया जाएगा? 6 मंथ्स का लिया जाएगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगर आप जो ईसीबी ले रहे हो वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है तो हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। पर सपोज जो आप ईसीबी ले रहे हो वो आईएनआर डिनोमिनेटेड है तो हम देखेंगे यील्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, और कितने पीरियड की यील्ड को देखोगे? करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल आप ईसीबी ले रहे हो 6 इयर्स की, तो आप देखोगे 6 इयर्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर कितना इंटरेस्ट है। सपोज 6 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट है 7.25%, तो हम कहेंगे 7.25% हो जाएगा बेंचमार्क रेट। नाउ मैंने आपको बेंचमार्क रेट थोड़ा याद दिला दिया, ऑल्दो फास्ट करवाया। अगली चीज, सपोजिंगली आप हो एक एलिजिबल बोरोवर जो कि आप ईसीबी ले रहे हो, और ये है कोई रिकॉग्नाइज्ड लेंडर जो कि आपको ये लोन दे रहा है। तो आप बोरो कर रहे हो पैसा, आप हो एलिजिबल बोरोवर, और ये पैसा आपको दे रहा है रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। ये मान लेते हैं कोई यूएसए में रहने वाला व्यक्ति है जो आपको पैसा उधार दे रहा है, आप हो एलिजिबल बोरोवर। अब आप इस ईसीबी पर कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हो? तो हम कहेंगे भाई आप इस पर जो इंटरेस्ट पे कर सकते हो प्लस अदर चार्जेस, सब कुछ मिलाकर, प्रोसेसिंग फीस, फाइलिंग चार्जेस वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट प्लस अदर चार्जेस, ये सब मिलाकर जो आप पे करोगे इसे हम नाम देंगे, ये है ऑल इन कॉस्ट। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ये ऑल इन कॉस्ट है। अब ये ऑल इन कॉस्ट कितनी हो सकती है? सपोज जिस दिन आप पैसा उधार ले रहे हो उस दिन आपको लिबोर का रेट मिलता है 6 मंथ्स का लिबोर का, मान लेते हैं 4%। तो क्या 4% ही दे सकते हो या 4% से भी ज्यादा दे सकते हो? तो आप दे सकते हो, लिबोर तो है 4%, आप दे सकते हो 4% प्लस 4.5%, एक्स्ट्रा 4.5% तक दिया जा सकता है, इज इक्वल टू 8.5%। ये मैक्सिमम हो गया। 8.5% से ज्यादा आप नहीं पे कर सकते ऑल इन कॉस्ट। ऑल इन कॉस्ट क्या होती है? जिसमें सारे खर्चे शामिल हो जाएंगे, और वो बेंचमार्क रेट से कितना ज्यादा हो सकता है? 4.5%। अब 4.5% को कैसे लिखा गया है? मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई में लिखा गया है 450 बेसिस पॉइंट। तो ये 450 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है। स्प्रेड का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा। ये पढ़ी हुई बातें हैं तो मैंने आपको फास्ट याद दिला दी हैं। तो बेंचमार्क रेट जो भी होगा उसमें 450 बेसिस पॉइंट आप ऐड करके इतना पे कर सकते हो, पर इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। ये कहलाती है ऑल इन कॉस्ट। बेंचमार्क रेट क्या है? मैंने आपको पढ़ाई दिया, बेंचमार्क रेट है
6 मंथ्स का लिबोर का रेट, या हो सकता है 6 मंथ्स का कोई भी इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट जो भी एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जांपल आप यूरोज में ले रहे हो, ये ईसीबी, तो पैसा उधार ले रहे हो किसी यूरोपियन कंट्री से, और जो आपको यूरोपियन कंट्री का लेंडर लेंड कर रहा है वो फॉरेन करेंसी में लेंड कर रहा है, यूरोज में लेंड कर रहा है। इससे आपने देखा यूरिबोर, वो हो गया बेंचमार्क रेट, और यूरिबोर में आपने ऐड कर दिया 4%। या आप सपोज लिबोर पर एक्स्ट्रा पे करना चाहते हो, एक्स्ट्रा पे कर सकते हो 4.5%। चलो जी, अभी तक की बात में मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। अब देखते हैं कहां पर हमें ये सर्कुलर की जरूरत क्यों पड़ी, आपको उसका बैकग्राउंड देता हूं। जो लिबोर है, इस लिबोर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी और ये बात हो रही थी ये लिबोर को मैनिपुलेट किया जाता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत फेयर और बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। आरबीआई ने कहा अब हम चाहते हैं ये बेंचमार्क रेट जो लिबोर के बेसिस पर आता है इसे बंद कर दिया जाए, आप इसका कोई ऑल्टरनेट रेट निकालो। इसीलिए ये एक सर्कुलर इशू किया। अब इस सर्कुलर को पढ़ते हैं। इस सर्कुलर को अगर आप देखेंगे, ये है इसका मेन पढ़ने वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। In view of the imminent discontinuance of LIBOR as a benchmark rate, it has been decided in consultation with stakeholders to make the following changes to the all-in cost benchmark and ceiling for FCY ECBs। हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं FCY ECBs का, और टीसीज बोला गया ट्रेड क्रेडिट्स को। हमने ट्रेड क्रेडिट्स पर कोई ज्यादा बात अब तक नहीं पढ़ी है, सो सर्कुलर इशू किया गया है ईसीबीज के लिए भी, ट्रेड क्रेडिट्स के लिए भी। हमारे सिलेबस में तो ईसीबीज की बात है तो हम ईसीबीज पर ज्यादा ध्यान देंगे, ट्रेड क्रेडिट्स पर कम देंगे। पॉइंट नंबर 1, रीडिफाइनिंग बेंचमार्क रेट फॉर एफसीवाई ईसीबीज एंड ट्रेड क्रेडिट्स करंटली। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं करंटली, इसका मतलब जो चीज आप पढ़ चुके हैं वही सेम चीज आपको यहां लिखी मिलेगी। The benchmark rate is defined in paragraph 1.5 of the master direction as benchmark rate in case of FCY, ECB or trade credits refer to 6 months LIBOR rate of different currencies or any other 6 months interbank interest rate applicable to the currency of borrowing, for example Euribor। अगर आप देखेंगे आपको ये सब सेम मिला है जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था और अभी अभी मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया है। बिल्कुल सेम चीज यहां लिखी मिल गई आपको। बेंचमार्क रेट क्या होता है, हमें बताया गया बेंचमार्क रेट होता है 6 मंथ्स का लिबोर का रेट। और लिबोर का रेट कैसे निकलता है, डिफरेंट करेंसीज को लेकर निकलता है। मैंने आपको बता दिया था 5 करेंसीज को ध्यान में रख के निकलता है। या एनी अदर 6 मंथ्स इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट हो सकता है। वो एनी अदर 6 मंथ इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल क्या था, वो था यूरिबोर। इसका मतलब यहां तक तो कोई भी चेंज नहीं बोला गया सर्कुलर में, चेंज है अब अगली 2 लाइन से, हेंसफोर्थ अब से। इसका मतलब ये हम बोलेंगे अमेंडमेंट है। सर्कुलर ने, आरबीआई ने सर्कुलर के थ्रू कह दिया अब तक तो ये होता था कि आप लिबोर को लेते थे पर अब लिबोर को नहीं लोगे। बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ एफसीवाई, ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट्स शैल रेफर टू एनी वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट और ऑल्टरनेटिवली रेफरेंस रेट। ऑल्टरनेटिवली रेफरेंस रेट के लिए एब्रिविएशन होंगी ARR ऑफ 6 मंथ्स टेन्योर एप्लीकेबल टू द करेंसी ऑफ बोरोइंग। अब भाई इसका मतलब क्या है, कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड है ये तो हमें आरबीआई समय समय पर बताता रहेगा। तो आरबीआई बताएगा कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड इंटरेस्ट रेट है जिसे ऑल्टरनेट के रूप में लिया जाए। सिंपल शब्दों में बोले तो जो लिबोर था हमें लिबोर को रिप्लेस करना है, तो हम कहेंगे लिबोर ना लेकर कोई दूसरा इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। ऐसे इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होगा, उसी को हम बोल देंगे ये ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, या शॉर्ट में बोल दिया ARR। और कितने पीरियड का लेंगे, 6 मंथ्स के टेनर का लेंगे। चलिए नाउ अगर बोला जाए इसका कोई एग्जांपल, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल्स अगर हम ढूंढें थोड़ा बहुत गूगल पर तो मिल जाते हैं। मैंने ये एग्जांपल्स कुछ निकाले, ये ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स आज की डेट में निकल चुके हैं। शॉर्ट में अगर देखें SOFR निकल चुका है यूएस डॉलर्स के लिए। इसके मतलब सपोज आप एलिजिबल बोरोअर हो इंडिया के, आप उधार लेना चाहते हो और जिससे आप उधार लेना चाहते हो ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर है, और ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कहां का है, ये यूएसए का है। तो जो करेंसी में आप लोन ले रहे हो वो करेंसी क्या है, यूएस डॉलर्स है। एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी है, आप यूएस डॉलर्स में लोन ले रहे हो। तो आप यूएस डॉलर्स में लोन ले रहे हो, ईसीबी ले रहे हो, तो अब आप एलिजिबल बोरोअर इस रिकॉग्नाइज्ड लेंडर को जो पे करोगे ऑल इन कॉस्ट, ऑल इन कॉस्ट में सबसे बड़ा कंपोनेंट किसका होता है, वो होता है इंटरेस्ट का। तो जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो इंक्लूडेड होगा ऑल इन कॉस्ट में। वो ऑल इन कॉस्ट किससे ज्यादा नहीं होगी, हम कहेंगे इस SOFR से ज्यादा, SOFR प्लस
प्लस भी तो करना होता है। मैंने आपको पढ़वाया था 450 बेसिस पॉइंट। बस सर्कुलर ने कहा हम आपको एक रिलैक्सेशन दे देते हैं, 450 बेसिस पॉइंट की जगह हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। आप इसे 500 बेसिस पॉइंट भी ले सकते हो और एक सिचुएशन में 550 बेसिस पॉइंट भी ले सकते हो। तो फायदा क्या हुआ, जब तक आप लिबॉर वाले कंसेप्ट में थे तो लिबॉर के कंसेप्ट में आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना अलाउड था, 450 बेसिस पॉइंट। पर जैसे ही आप किसी भी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट पर आ गए, ARR पर आ गए, वैसे ही आपको 450 बेसिस पॉइंट के बजाय 500 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा पे करना भी अलाउड होगा और 550 बेसिस पॉइंट पे करना भी अलाउड होगा। अब ये 500 कब है और 550 कब है ये देखते हैं। 500 तब होगा जब होगी ये न्यू ECB और 550 कब होगा जब होगी ये एग्जिस्टिंग ECB। तो एग्जिस्टिंग ECB के लिए आप 550 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा पे कर सकते हो और अगर आपकी न्यू ECB है आप उसके लिए 500 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। तो वापस से अपने एग्जांपल पे आते हैं। आप एलिजिबल बोरोवर हो, इंडिया के व्यक्ति हो, उधार ले रहे हो किसी USA की पार्टी से। ये ECB है, कैसी ECB है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB है। अब इसके लिए जो आप ऑल इन कॉस्ट पे करोगे एलिजिबल बोरोवर इस USA की पार्टी को, वो कितना पे कर सकते हो, तुम कहेंगे जो भी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है उसमें ऐड कर दो 500 बेसिस पॉइंट अगर ये न्यू ECB है, और अगर एग्जिस्टिंग ECB है जिसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो रीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त जो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है आप उसमें एक्स्ट्रा पे कर सकते हो 550 बेसिस पॉइंट। ये चीजें मैंने आपको पढ़ानी है। अब अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। अगर USA की पार्टी से आप उधार ले रहे हो तो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट का नाम है SOFR। अब ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो यही है, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, या आप कह सकते हैं वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट है। तो आप दो बातें यूज कर सकते हैं जो यहां पे लिखे हैं, वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट, या आप बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। कितने मंथ का लोगे, 6 मंथ्स का लोगे। अब दिमाग में आता है सर यहां तो कहीं पर बेस पॉइंट नंबर 1 में 500 पॉइंट्स या 550 पॉइंट्स की बात नहीं लिखी, वो आपको आगे लिख के मिल जाती है, इसे पढ़ लेते हैं। टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन क्रेडिट रिस्क एंड टर्म प्रीमिया बिटवीन लिबॉर एंड द ARRs। अगर सिंपल सी बात बोले क्या चीज कही गई, जो लिबॉर है वो अब तक चला आ रहा था 450 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा पे कर सकते थे, लेकिन जब आप ARR के कंसेप्ट पर आओगे तो आपको थोड़ी सी छूट दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होती थी आपकी फॉर न्यू FCY ECBs, अभी मैं TCs की बात को पेंडिंग रख रहा हूं, इसे मैंने पेंडिंग रख दिया, उसे इंक्रीज किया जा रहा है बाय 50 बेसिस पॉइंट। अब सोचेगा 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब जब लिबॉर के कंसेप्ट पे थे तो आपको लिबॉर प्लस 450 बेसिस पॉइंट अलाउड था। अब जैसे ही आप किसी ARR पर आओगे तो आपके लिए कितना अलाउड हो जाएगा, आपके लिए अलाउड हो जाएगा ARR प्लस 450 प्लस 50, इसका मतलब 500 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। तो 500 बेसिस पॉइंट, ये 300 बेसिस पॉइंट को मैंने रखा पेंडिंग। अब ये पेंडिंग किसके लिए है, इन दोनों को रिलेट करके देखिए। अगर हम ट्रेड क्रेडिट्स के कंसेप्ट पर है तो ट्रेड क्रेडिट्स में भी 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जैसे हम बात कर रहे थे ECB के लिए 450 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा पे कर सकते थे, ट्रेड क्रेडिट्स के लिए अलाउड होता था 250 बेसिस पॉइंट। तो अब 250 बेसिस पॉइंट में एक्स्ट्रा हो गया 50 पॉइंट्स, इससे ये बन गया 300 बेसिस पॉइंट्स। या सिंपल सी बात, आप ट्रेड क्रेडिट्स की बात को अगर इग्नोर भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ECBs का कंसेप्ट है बेसिकली, ना कि ट्रेड क्रेडिट्स का। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, टू एनेबल स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग ECBs linked to LIBOR whose benchmarks are changed to ARRs। अब इसका मतलब आप ऑलरेडी ECB अवेल कर चुके हो, आप ले चुके हो पैसा उधार, ECB ले चुके हो, FCY डिनोमिनेटेड ECB है। आप चाहते हो कि हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, लिबॉर पे बेस्ड ना रहे, ये ARR पर बेस्ड आ जाए, किसी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट पर बेस्ड हो। तब क्या होगा, जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है वो रिवाइज की जा रही है बाय 100 बेसिस पॉइंट। जैसे 100 बेसिस पॉइंट से रिवाइज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, पहले होते थी लिबॉर प्लस 450 बेसिस पॉइंट, अब हो जाएगी ARR प्लस 450 प्लस 100 बेसिस पॉइंट। इसका मतलब ARR प्लस 550 बेसिस पॉइंट्स। और अगर ट्रेड क्रेडिट्स का कंसेप्ट हुआ तो ट्रेड क्रेडिट्स में पहले मिलती थी 250 बेसिस पॉइंट, अब 250 प्लस 100 हो जाएगी 350 बेसिस पॉइंट।
चलो जी ना, आगे की बात तो सिंपल से ऑब्वियस है, जो भी ऑथोराइज डीलर्स हैं कैटेगरी 1 बैंक्स, वो इंश्योर करें कि ये रिवीजन इन सीलिंग इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लिबोर टू ऑल्टरनेटिव बेंचमार्क्स। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 100 बेसिस पॉइंट मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आप लिबोर से शिफ्ट हो रहे हो टू ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। आई बिलीव यहां तक की बात क्लियर हो गई है ना। कोई भी चेंज नहीं है ऑल इन कॉस्ट बेंचमार्क में जब होगी आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबी या आईएनआर डिनोमिनेटेड ट्रेड रेट्स। ऑब्वियस एक बात है, सोचिए जब ये आईएनआर डिनोमिनेटेड है तो ये किस पर बेस्ड होती है, हमने पढ़ा था इसका बेंचमार्क रेट कैसे निकलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड पे निकलता है जो करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी की है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड को देखा जाता है आईएनआर के लिए, तो लिबोर तो यूज ना पहले हो रहा था और ना ही अब कोई ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आएगा। तो जैसे हमने कहा आईएनआर वाली ईसीबी होगी, इसके लिए तो इस सर्कुलर का कोई महत्व ही नहीं है, सर्कुलर का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। चलिए 0.4 0.5 किसी काम के नहीं है, मैं आप लोगों को अब और दिखा देता हूं। अगर हमें बोला जाए ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स के एग्जांपल दो, तो मैं आपको इसके एग्जांपल दे रहा हूं। ये 5 एग्जांपल्स मैंने दे दिए, वो 5 डिफरेंट करेंसीज जो कि यूज की जाती थी टू डिटरमिन लिबोर, मैंने उन 5 के निकाल लिए ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स यहां दे दिए। जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है उसके लिए जो बना है ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट वो हो गया है सोनिया। अब ये तो इंडिया में लड़कियों का नाम भी होता है, उसी नाम पर बताएं बन गया ARR। अब ये कैसे बन गया, जो ओवरनाइट वर्ड है उसमें 2 ले लिए गए अल्फाबेट, ओ से ओवरनाइट का जो ओ है वो आ गया और नाइट में जो NR है वो भी आ गया। तो स्टर्लिंग ये S हो गया, ओवरनाइट का O आ गया, नाइट का N आ गया, ये इंटरबैंक का I आ गया और एवरेज का A आ गया, ये बन गया सोनिया। तो GBP है अगर, इसका मतलब सपोज आप यूके की किसी पार्टी से ले रहे हो ECB, पैसा बोरो कर रहे हो। अब आप कहते हो जो यूके का रेट है, यूके ने अपना एक इंटरबैंक एक्सचेंज रेट बनाया हुआ है, वो इंटरबैंक रेट कौन क्या कहलाता है, वो कहलाता है सोनिया। इस सोनिया प्लस कितना परसेंट कर देंगे, अब हम कहेंगे सोनिया प्लस इतने बेसिस पॉइंट। अब ये इतने बेसिस पॉइंट या तो होगा 500 बेसिस पॉइंट या फिर होगा 550 बेसिस पॉइंट। 500 कब, जब ये है न्यू, और 550 कब, जब ये है एग्जिस्टिंग। सपोज आप जापान की किसी पार्टी से ले रहे हैं तो हम कहेंगे जापानीज के लिए बना हुआ है टोनार, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। सपोज आप स्वीडन से ले रहे हैं तब आ जाएगा स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, इसमें भी एन और ऐड करो तो SARON सेरॉन बन गया। एंड अगर बात हो रही है आप यूरोपियन कंट्री से किसी से ले रहे हैं तब बन गया यूरो शॉर्ट टर्म रेट ESTR। चलिए, क्या ये याद करने का कोई फायदा होगा, मुझे नहीं लगता आपको ये याद करने का फायदा होगा, बस शायद थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है कि ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट क्या है। तो ये 5 मैंने आपको ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बताए हैं, ये 5 किसके ऑल्टरनेट हैं, लिबोर के ऑल्टरनेट हैं। तो अब जब भी कभी आप नई लेंगे ECB तो आप लिबोर को बेस नहीं मानेंगे, लिबोर को रेफरेंस नहीं मानेंगे, आप रेफरेंस किसे मानेंगे, आप रेफरेंस मानेंगे इन 5 में से किसी एक को। जिस भी करेंसी में आप पैसा उधार ले रहे हैं उस देश का देखेंगे रेफरेंस रेट कौन सा है, उसी रेफरेंस रेट को हम बोल देंगे है ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, या हम बोल देंगे वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक रेट है। चलिए नाउ आई बिलीव ये सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी। ECBs के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं लगता, पर पॉसिबल है इस पर शायद 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन कोई बन पाए। चलिए तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स हैं फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट थी जो कि मई 2022 के लिए एप्लीकेबल हो चुकी थी तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, इससे मैंने ऐसी अमेंडमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया है इस अमेंडमेंट क्लास में। या इससे भी पहले के किसी एग्जाम के लिए कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो चुकी थी तो मैंने उसे भी कवर नहीं किया है। सो अमेंडमेंट्स तो जरा सी थी, मुझे नहीं लगता कि अमेंडमेंट्स करने में आपको कोई दिक्कत होगी। और अगर आपने इन अमेंडमेंट्स को 1 या 2 बार जल्दी ही गो थ्रू कर लिया तो पक्की बात है अमेंडमेंट्स आपके बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात होगी आप रेगुलरली रिवाइज करें, केवल इन अमेंडमेंट्स को नहीं, पूरे के पूरे सिलेबस को। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत सारी लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं पर बहुत ज्यादा मेमोरी की बात है जब आप CA फाइनल में अपीयर होते हैं। तो अगर आप अच्छे से और रेगुलरली रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल इन एग्जाम्स एंड टेक केयर, बाय बाय।